नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस के म्यूटेशन को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि एक ही राज्य में कोरोना का वायरस 47 बार अपना स्वरूप बदल चुका है, जबकि बाकी राज्यों की स्थिति इससे भी अधिक गंभीर हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सावधानी नहीं बरती तो तीसरी लहर और भी अधिक घातक हो सकती है, क्योंकि वायरस में म्यूटेशन तेजी से हो रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र पर ही अध्ययन में जानकारी मिली है कि 3 महीने के अंदर वहां अलग अलग जिलों के लोगों में नए नए वेरिएंट की भरमार है। वैज्ञानिकों को अंदेशा ये भी है कि प्लाज्मा, रेमडेसिविर और अन्य युक्त दवाओं के जमकर हुए इस्तेमाल की वजह से म्यूटेशन को बढ़ावा मिला है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारत में ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण को कई राज्यों में महामारी के तौर पर घोषित कर दिया गया है। इसके मामले ज्यादा कोविड-19 के बाद देखे जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या 12,000 है। उसकी वजह से कोविड मरीजों के ज्यादा रेट्रोवायरस का इस्तेमाल हुआ है और देर तक ICU में रहना है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस का ज़्यादा खतरा डायबिटीज़ और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को है। अब काली पपड़ी का बनना, आंशिक पैरालिसिस, सूजन, निरंतर सिर दर्द और कुछ मामलों में जबड़े की क्षति समेत चेहरे की विकृति ब्लैक फंगस का विशिष्ट मार्ग हो सकता है। डेंटिस्ट का कहना है कि ब्लैक फंगस के चेतावनी संकेत को समझकर दांत की साफ सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है। शुरुआती चेतावनी संकेत की पहचान जटिलताओं को कम कर सकती है। विशेषकर कोविड-19 से ठीक होने वाले की शुरुआत 6 हफ्ते में मरीजों को विशेष तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। दांत की समस्या से परेशानी के मुद्दों को बेहद सावधानी से निपटाया जाना चाहिए। संक्रमण के खतरनाक होने की क्षमता है और अगर ये चेहरे की मांसपेशियों और दिमाग तक पहुंच जाए तो और अधिक खतरा हो सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में लॉकडाउन के चौथे चरण के साथ लॉकडाउन भी समाप्त हो रहा है। बुधवार से राज्य सरकार अनलॉक का पहला चरण आरंभ कर रही है। इस पर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के लगातार घट रहे संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक 1 में कई नई तरह की छूट दी है। CM नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है। राज्य सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखते हुए आम जनजीवन को पटरी पर लाया जाए। 15 जून तक एक सप्ताह के लिए अनलॉक के प्रावधान प्रभावी हो जाएंगे और इसके तहत दुकानों के खोलने का समय शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि अभी तक दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खोली जा रही थी। नाइट कर्फ्यू भी शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिन में गाड़ियों के परिचालन पर रोक नहीं रहेगी। इसके साथ ही सरकारी व निजी कार्यालयों में 50% उपस्थिति के साथ इन्हें खोला जाएगा और अभी तक सरकारी कार्यालय 25% कर्मचारियों के साथ खोले जा रहे थे। खबरों में बात करेंगे अब फैजाबाद की। जी हां, किसी ने सच ही कहा है कि यदि जीव मात्र की सेवा करने का इरादा हो तो जाति धर्म जैसे बंधन इंसान के आड़े नहीं आते। कुछ ऐसा ही नज़ारा बल्लभगढ़ के ट्रांसपोर्ट नगर में देखने को मिला, जहां खाली पड़ी जमीन पर जिले के गांव कैली के रहने वाले मोहन सिंह मृत गायों का अंतिम संस्कार करते दिखाई दिए। जिन्होंने बताया कि ये नेक कार्य वो पिछले 6 सालों से कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें स्थानीय नगर निगम द्वारा बाकायदा वेतन तो दिया जाता है, लेकिन उन्हें अंदर से जो खुशी का एहसास या कार्य करने पर मिलता है वो एक अनमोल है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग ही मृत गायों के पड़े होने की सूचना नगर निगम को देते हैं और सूचना मिलते ही वे JCB लेकर आनन फानन में मौके पर पहुंच जाते हैं और मृत गायों को उठाकर किसी खाली जगह में ले जाते हैं, जहां उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया जाता है। ये हो गई 6 साल हो गई। आज ये गाय कहाँ से मिली थी? ये जी गौशाला से मिली। हाँ जी। तो इनको यहाँ पे दफना के जाते हो, अंतिम संस्कार करके जाते हो, कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है वैसे। ऐसे जो रोड पे पड़ी मिल जाती हैं गाय, तो उनके लोगों से क्या कहना चाहोगे आप? नगर निगम की ओर थे हो? हाँ जी। तो लोगों से क्या कहना चाहोगे कि वो नगर निगम में सूचना दें? हाँ, वो तो देते हैं, तो कंप्लेंट आती है तो उन्हें उससे भी उठा दें। तो लोगों से ये अपील करो ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई मिलता है पशु ऐसे पड़ा हुआ तो कंप्लेंट करें। वो भी करते हैं भाई, कंप्लेंट से उठा के लाते हैं, हम बगैर कंप्लेंट जाते ही नहीं।
बहुत नेक काम। अगली खबर की ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के बॉर्डर से सटे फरीदाबाद के 2 गांव में बड़े पैमाने पर होने वाली तोड़फोड़ की कार्यवाही को टाल दिया गया है, जिसको लेकर फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल और फरीदाबाद जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ को लेकर संयुक्त जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने कहा कि हफ्ते के अंदर फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ की जाएगी। प्रशासन द्वारा खोरी गांव की मॉनिटरिंग की जाएगी और सभी विभाग के साथ चर्चा करने के बाद एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। खोरी गांव के लोगों को समझाकर क्षेत्र खाली कराया जाएगा। गौरतलब है कि सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर गांव लक्कड़पुर और खोरी की जमीन पर बने अवैध मकानों को हटाने के आदेश जारी किए थे। एक अनुमान के अनुसार अदालत के आदेश से करीब 10,000 मकानों को तोड़े जाने की संभावना है, जिसके बाद काफ़ी अधिक संख्या में लोगों के सिर से छत छीनी जाएगी। बताया गया है कि बुधवार से शुरू होने वाली इस कार्यवाही को कई दिनों तक जारी रखा जाएगा। ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी, तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पूरी तरह से अमल में लाया जा सकेगा। इस कार्यवाही से वहां रह रहे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ पर ज़मीन खरीद कर अपने मकान बनाए हैं। यदि अदालत उन्हें हटाना चाहती है तो कम से कम उनके लिए वैकल्पिक जगह की तो व्यवस्था कर देनी चाहिए। हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही मना कर चुकी है। अदालत में भी इन लोगों ने इस तोड़फोड़ को रोकने की मांग की थी, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, अभी हमारी पूरी प्रयास सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो निर्देश हमें मिले हैं उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, और जो आदेश दिए गए हैं उसके अंदर स्पष्ट तौर पे सब बातें कही हैं। जो प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हो, यही प्रश्न उन लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय से पूछा था, जिसका जवाब उन्होंने स्पष्ट तौर पे उसमें लिखा हुआ है। हमें उनके निर्देशों को शब्दशः अक्षरश हम उसको लागू करेंगे। ये हमारा एक राइट मैसेज है। आपके माध्यम से उन लोगों तक भी ये पहुँचे ताकि वो भी इस काम के अंदर हमारी मदद करें। ये भी बात सामने आ रही थी कि सरकार की तरफ से भी लगातार दबाव और प्रशासन कर रही कि लार्ज स्केल पर वहाँ वोटर भी हैं, लोगों के राशन कार्ड बने हैं, राइट कार्ड भी बने हैं, तो कहीं न कहीं सरकार की छवि ना खराब हो, उसको लेकर के कुछ ऐसा कि प्रशासन ये ऐसी बातें कहीं नहीं हैं, ये आप ही कह रहे हैं। ऐसी बात हमने कहीं सुनी नहीं है। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश सर्वोपरि है। सरकार प्रशासन सबके ऊपर लागू होता है। ये तो रहा अरावली वन क्षेत्र का, लेकिन जब वहाँ से लोग गुजरेंगे निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अपना बसेरा ढूंढेंगे, सहारा ढूंढेंगे, तो क्या फरीदाबाद में कहीं और जगह में इंक्रोचमेंट होने का? बढ़ते अगली खबर की ओर। अनलॉक के दौरान मिल रही छूट को लेकर अब जिम संचालकों ने अपने जिम खोलने की मांग करनी शुरू कर दी है। इसके चलते जिम संचालक ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि जिम बंद होने से उनके भी परिवार में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में नियम कायदों के तहत उन्हें भी जिम खोलने की इजाज़त दी जाए। दरअसल लॉकडाउन के कारण जिम संचालक भी परेशान है। जिम संचालकों का कहना है कि जब सरकार पार्क ऑफिस सैलून खोलने का फैसला ले सकती है तो जिम खोलने में आखिरकार क्या ऐतराज है। सभी जिम संचालक जिला प्रशासन के नियमों से पूरी तरह अवगत हैं। ऐसे में जिम खोलने पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, सभी चीज़ों को सैनिटाइज किया जाएगा। जिम संचालक शक्ति सिंह का कहना है कि कोरोना संक्रमण को लेकर वो पूरी तरह से अवगत हैं, लेकिन उनके सामने अब परिवार चलाने की भी मजबूरी है। बच्चों की फीस भरने का लगातार दबाव बना हुआ है। जिम संचालक सोनू ने बताया कि उनके पास इस व्यवस्था को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं है। पूरा परिवार ही जिम के कारोबार पर निर्भर है। ऐसे में अब घर का खर्च चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। जिम संचालक अवनीश ने बताया कि सरकार जिम खोलने की छूट दे तो वो नियमों का पालन करते हुए जिम को चलाएंगे। पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था और सबसे पहले गवर्नमेंट जो है जिम को ही बंद करती है और सबसे लास्ट में जिम ही मतलब जिम को ही खोलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है इस कोरोना काल में दिक्कतें सबको आई है, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने जितने भी शॉपकीपर है, मॉल्स है या जो भी इनको छूट दी है, तो ये लगा लिए कि हम भी गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि कुछ हमें भी राहत मिले, हमें भी छूट मिले जो भी हम अपनी जिम चला सकें। और जैसे कि 5 महीने पिछले साल भी बंद रही है जिम, 5 उससे हम अभी तक उभरे नहीं थे कि ये नया लॉकडाउन आ गया और नए लॉकडाउन में फिर आपको पता है सबसे पहले जिम बंद हुई है, उसके बाद अभी तक पूरी मार्केट खुल गई है, सब कुछ है, सबको गवर्नमेंट ने राहत दी है, लेकिन अभी तक जिम बंद है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि थोड़ा जो फिटनेस लाइन में हैं उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दे, उनको भी राहत दे कि वो भी अपनी रोजी रोटी चला सके। करने आते हैं
देखिए जैसे कि आप हमारा बोर्ड देख सकते हैं, हमने अभी जब लॉकडाउन लगने से पहले ही ये बोर्ड पे हमने ये लगाया था, मतलब जो मास्क वगैरह है ये अनिवार्य है। और जिम से ये होता है, जिम वर्कआउट करने से क्या जो लोग वर्कआउट नहीं करते वो अपने खाने पीने का और ना सोने का किसी भी चीज़ का ध्यान। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली से सटे फैजाबाद से मानवता को शर्मसार करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को हम आपको भी दिखाएंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि घटना फैजाबाद के कुराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां एक गर्भवती महिला स्वास्थ्य केंद्र के बाहर तड़पती रही। महिला के परिवार का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने उसे सही तरह से नहीं देखा और डांट कर उसे बिना देखे ही वहां से जाने के लिए कह दिया। महिला की हालत ठीक नहीं थी, वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने महिला को ना तो बेड दिया और ना ही रेफर करके कोई एम्बुलेंस ही मुहैया कराई। दर्द ज़्यादा होने की वजह से महिला वहीं गेट के बाहर ही लेट गई, लेकिन फिर भी अस्पताल में मौजूद स्टाफ का दिल नहीं पसीजा। वहीं इस मामले में सलमान बीवी को ले गए थे करौली, कौन से अस्पताल में ले गए थे, क्या हुआ? करौली सरकारी अस्पताल में ले गए थे, उनको मना कर देने कह रहे यहाँ पर नहीं हो पाएगा बच्चा। अच्छा, तो उन्होंने कहा घर पे ले जाओ। हम घर पे फिर बाहर सड़क पे लाके घर पे ले आए थे। घर से फिर तिगाम वाले में ले गए, तिगाम से यहाँ ले आए थे। उन्होंने मना, तिगाम वालों ने क्या नहीं, जब वहाँ पर अब करौली ले गए थे तो क्या बोले वो? उन्होंने बोला जी यहाँ पर नहीं होगा बच्चा। अच्छा, हम नहीं कर पाएंगे। कहाँ ले जाने के लिए बोला उन्होंने? उन्होंने बोला घर ले जाओ। फिर हम घर पे ले गए थे। नहीं, फिर उन्होंने घर जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दिया आपको? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? उनको बोला एम्बुलेंस कुछ तो दो। एक चांदपुर की लड़की थी, उसने भी बोला इनको तो कुछ, उनके ऊपर ही कुछ पड़ी वो। अच्छा, तो उसके बाद कह रहा कुछ भी नहीं देंगे। नर्स थी या डॉक्टर था? नर्स थी। आपकी घरवाली देखा कि वीडियो आई है, गेट पे तड़प रही थी वो, हाँ। तो उन्होंने बेड भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया? नहीं दिया। फिर भीतर में कहने के लिए गया था, फिर उन्होंने कुछ नहीं दिया। चेकअप किया था ढंग से उसका? ढंग से हम तो बाहर थे जी, उसने पता नहीं घुसा से ऐसे ऐसे कर रहा था। कोई महिला डॉक्टर भी थी और स्टाफ नर्स भी थी। ठीक है, उन्होंने देखा है महिला कोऑपरेटिव नहीं थी जिसकी डिलीवरी होनी थी। कोऑपरेटिव नहीं थी, हाँ। और जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे जी, वो वहाँ भी कोऑपरेटिव नहीं थी। आप उसमें यही पाएंगे कि उसके जो तीमारदार जो उनके साथ आए हुए हैं वो उनको बैठा रहे हैं और वो बैठ नहीं रही है, अपनी स्वेच्छा से जो है वो बाहर चली गई है। और उसके बाद हमारे डॉक्टर और जो स्टाफ नर्स है उसको देखने भी आए हैं, किंतु वो अपनी गाड़ी जो करने के लिए वो कह रहे थे वो उसमें करके उसको ले गए। सर एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि इसके बाद वो तिगांव के लिए गई थी, तिगांव अस्पताल में वहाँ पहुँची वो। उसके बाद तिगांव के जो डॉक्टर हैं उन्होंने खुद एम्बुलेंस बुलाया, उन्हें स्वच्छता जो है पूरी मतलब सावधानी के साथ उन्हें अस्पताल के लिए रेफ़र किया। फिर उसके बाद उनकी जो है पूरी जानकारी उनके पास है कि अब तक उनके साथ क्या हुआ है। और जो ड्यूटी पे जो डॉक्टर हैं वहाँ पर अस्पताल के अंदर, उनको भी फ़ोन करके उन्होंने पर्सनली बोला है कि इस महिला को जल्दी से ट्रीट करो, क्योंकि इसकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब नाजुक बताई जा रही है। देखिए डिलीवरी तो क्या आपको नहीं लगा था कि नाजुक है हालत? नहीं, देखिए यहाँ देखने के लिए महिला डॉक्टर होती है, स्टाफ नर्स होती है। ठीक है, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से सीधे इसमें सम्मिलित नहीं हूँ, मैं सिर्फ निरीक्षण और ऊपर सुपरविजन के लिए यहाँ हूँ। ठीक है, अगर मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो भी मैं उसमें आ सकता हूँ, किंतु जिस प्रकार का महिला चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ नर्स ने मुझे बताया वो कहानी यही है ना। हमारे पास भी नंबर है, हम भी फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। जमीन की चकबंदी के संबंध में आरटीआई लगाकर मांगी गई जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम फैजाबाद पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एलन पाराशर ने 2018 को भूमि की चकबंदी के संबंध में नगर निगम से जानकारी मांगी थी, लेकिन नगर निगम उन्हें जानकारी देने के बजाय लगातार टरकाता रहा, जिससे परेशान होकर उन्होंने इसकी अपील राज्य सूचना आयोग से की, जिस पर राज्य लोक सूचना अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए नगर निगम पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसका नगर निगम फैजाबाद की ओर से अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। ये जुर्माना निगम के संबंधित अधिकारी के वेतन से काटा जाना था, लेकिन अभी तक नहीं काटा गया। सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए सन 2005 में सूचना का अधिकार आम जनता को दिया गया था, लेकिन आज भी सरकारी विभाग में बैठे कुछ अधिकारी सूचनाओं को जनता से छुपाना चाहते हैं, जिसका कारण है कि आम आदमी तक सूचना नहीं पहुंच पाती। इस सूचना के लिए उन्हें काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी अधिकारियों ने उन्हें जानकारी नहीं दी है, जिसके कारण उन्हें राज्य सूचना आयोग में अपील करनी पड़ी। और आयोग के निर्देश पर भी जब निगम ने जानकारी नहीं दी तो आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए नगर निगम पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। के चक्कर में कि ये रूल उसमें डाल डोडा में आता है या निगम में आता है। ये आरटीआई लगाई थी मैंने 16/8/2018 को।
उसके बाद मैंने अपील करी इसकी 29/4/2019 को। उसमें भी इन्होंने कोई रिप्लाई ना देने के बाद इनके खिलाफ शोकाज नोटिस हुआ 16/5/2019 को। उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई ना ही पेश हुए, मैं अपनी तरफ से मेरा काउंसिल पेश हुआ। उसके बाद इनके खिलाफ ऑर्डर किए स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने, ये ऑर्डर है 25/2/2020 के, कि भाई आप के खिलाफ 20,000 रुपये पेनल्टी की जाती है। जो एक्शन कम इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है वो उसकी सैलरी से काटे जाएँ। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 18 इन्होंने फिर ऑर्डर दे दी उसको, उसमें ऑर्डर हुए 18/11/2020 को। उसमें भी वो उनकी एप्लीकेशन डिसमिस होगी। मतलब ये है, कुल मिलाकर बात ये है कि जो इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया था पब्लिक के फ़ायदे के लिए बनाया गया था, जिसमें कि पब्लिक धक्का खा रही है। आज की डेट तक ना कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और ना ही किसी इनके खिलाफ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनसे कोई अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ जिस ऑफिसर ने गलती की है, इन्फॉर्मेशन जिसने गलती की है उसको सबक मिलना चाहिए। और इसी मामले में हमारे जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसने स्टिक एक्शन लिया है और इससे ऐसे अगर एक्शन लेंगे तो आगे 4 आदमियों की आँख भी होगी, क्योंकि तो पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाया था, पब्लिक की भलाई के लिए बनाया था, धक्का खाने के लिए थोड़ी बना था। क्या मैंने निगम में लगाई थी। निगम में एक पोस्ट होती है इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हर एक जगह, तो निगम में इंफॉर्मेशन ऑफिसर कम एक्शन होते हैं, उनके खिलाफ लगाई, वो लगाई थी इंफॉर्मेशन ऑफिसर के खिलाफ भी। इनके बेहू की बात है, मैंने कल इन एप्लीकेशन लगाई थी जिसका कंप्लेंट नंबर 8000 डेट 8/6/2021। उसमें भी इन्होंने कोई क्लियर कट ये नहीं बताया कि भाई हमने क्या क्या राब्ते से उनके उससे काटे नहीं काटे या इन्फॉर्मेशन। खबरों में बात करेंगे पलवल की। शहर थाना इलाका स्थित देवी नगर कॉलोनी में सुबह 5:30 बजे अचानक मकान में रखे सिलेंडर में आग लग गई और वो धमाके के साथ फट गया। सिलेंडर के फट जाने से मकान में मौजूद सदस्य बाल बचे और बड़ा हादसा होने से टला। सिलेंडर फट जाने की आवाज़ बम के धमाके से कम नहीं थी। सूचनाओं के काफ़ी देर बाद पहुंचे एजेंसी कर्मचारियों ने मौके का मुआयना किया, लेकिन सिलेंडर में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देवनगर निवासी मीनाक्षी ने बताया कि वो किचन में अपने 3 वर्षीय बच्चे के लिए दूध गर्म करने के लिए गई थी और चूल्हा जलाया ही था कि अचानक सिलेंडर ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते सिलेंडर फट गया। उसने भागकर अपनी जान बचाई और तुरंत घर के अन्य सदस्यों ने भी भागकर वहां से अपनी जान बचाई। सिलेंडर जब फटा था तो उसकी आवाज़ बम के धमाके से कम नहीं थी। सिलेंडर में आग क्यों लगी इसके बारे में अभी पता नहीं चल सका है। महिला ने बताया कि सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर सभी सामान HP गैस एजेंसी के हैं। सिलेंडर के फटने से घर का पूरा सामान जल गया है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। महिला का आरोप है कि तुरंत गैस एजेंसी पर सूचना दी गई लेकिन फोन नहीं उठाया गया। इसके बाद पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी गई लेकिन समय पर कोई नहीं पहुंचा। वहीं मौके पर पहुंचे राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि देवनगर स्थित एक मकान में सिलेंडर फट गया है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। दूध भी गर्म नहीं हुआ, इतने एकदम सिलेंडर ने आग पकड़ ली और एकदम ही सारे में फैल गई और सारा यहाँ से सारा जल गया। और सो भी रहे थे, उनको जबरदस्ती जगा के लेके आए थे। मेरा छोटा सा इतना सा बच्चा है वो खेल रहा, उसको लेके आई थी, उनको जगा के लेके आई थी। ये सिलेंडर HP वालों का है और रेगुलेटर भी, नली भी, चूल्हा भी सब उनसे ही लिया था। रात को सिलेंडर खोला था, सील पैक था और कुछ भी नहीं किया। रात को बस सुबह दूध गर्म करा, एकदम आग पकड़ ली। HP कंपनी का ही रेगुलेटर है, हाँ उन्हीं का चूल्हा है। हाँ जी, और नली भी उन्हीं की थी। नली है। दो गैस एजेंसी। क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? वो मास्टर जी का फोन गया तो तुरंत हम यहाँ पे आए थे। क्या देखा आपने यहाँ पे? यहाँ पे हादसा जी, सिलेंडर फटा। सिलेंडर फटा है। किस पोजीशन में फटा है सिलेंडर? देखो जी, उसकी जांच होगी जब पता लगेगी। तो यहाँ पता लगा कि एजेंसी से ही चूल्हा आया हुआ है जी, एजेंसी से आई हुई नली है, रेगुलेटर सारा कुछ है। तो किस कारण से फट गई है? तो देखो जी, वो देखने से पता लगेगी जी। अब
क्या कुछ क्लेम मिलता है कंपनी की तरफ से? अगर वो तो जी कंपनी के ऊपर है जी, कंपनी क्या अभी तक आपने कभी कोई क्लेम देखा है होते हुए? क्लेम दिया है जी कंपनी ने। कितने तक हो जाता है? वो तो जी वही बताएंगे जी कंपनी वाले जी। क्या बताया उन्होंने, कितना नुकसान बताया है? अब नुकसान तो जी है ही। क्या क्या जला हुआ बताया? उनसे सूचना मिली थी कि वो देवनगर में सिलेंडर फट गया है। सिलेंडर फटने से आग लग गई है मकान में। ये आग देखा तो भाई कोई जनहानि तो नहीं है, लेकिन मकान का, उनके सामान का काफ़ी नुकसान है। सिलेंडर फटा हुआ है। गैस एजेंसी वाले मौके पर आ गए थे और जब मौका देख लिया जैसी कार्रवाई की। हाँ, इस संबंध में आप मुकदमा दर्ज करेंगे? हाँ, इसमें रोजनाम से मेरे को की जाएगी। कितना नुकसान का आकलन है? वो तो इनके सामान से बताएंगे कि काफ़ी घरेलू सामान है इनका। मकान कितना क्षतिग्रस्त हुआ है? मकान में भी ऊपर छत में अंदर से वो आ गई तरह। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की। और कोरोना काल में सफाई की तरफ ध्यान न देने की वजह से पानीपत में कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। शहर के बीचों बीच गुजरने वाली ट्रेन पॉलिथीन कचरे से बंद हो चुकी है। अधिकारी और जनप्रतिनिधि आंख बंद करके बैठे हैं। हरियाणा में टैक्स चुकाने में पानीपत सिटी सबसे आगे है, लेकिन पानीपत में सफाई की बात करें तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बनते जा रहे हैं। शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली ट्रेन पॉलिथीन कचरे से हटकर बंद हो चुकी है, लेकिन ना तो किसी अधिकारी का इस ओर ध्यान है और ना ही जनता के प्रतिनिधियों का इधर ध्यान है। बरसाती मौसम के अनुमान लगाया जा रहा है कि पानीपत के लोग परेशान हैं। हालांकि ट्रेन को साफ करने का काम शहरी विभाग का है, लेकिन प्रशासन और नेता दावे कर चुके हैं कि जल्द ही सफाई होगी, लेकिन तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। हमारा शहर है, बहुत छोटा सा शहर है, भीड़ भड़का यहाँ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये देखिए सबसे बड़ी बात, पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर से इतना टैक्स कलेक्शन होता है कि अगर वो टैक्स कलेक्शन 1 साल के लिए ना दिया जाए गवर्नमेंट को, पानीपत के लोग ही अगर उस टैक्स के पैसे से अपना सुधार करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए सफाई की व्यवस्था हमारे यहाँ एक मेन टॉपिक चलता है कि मेयर जब चुनाव होते हैं तो मेयर क्या बोलते हैं, भी मेरे को जिताओ, सफाई व्यवस्था चंडीगढ़ की तरह करेंगे। विधायक जी कहते हैं मेरे को जिताओ, मैं ऐसा काम करूंगा कि इसको पेरिस बना देंगे। संजय भाटिया सांसद बनते हैं बीजेपी के, वो कहते हैं मैं पता नहीं क्या कर दूं। कहने का मतलब सारी सरकार बीजेपी की है पानीपत में, लेकिन करोड़ों रुपए जो टैक्स का इकट्ठा होता है वो सफाई के टेंडर के नाम पे दिया जाता है। टोटली वो बर्बाद हो रहा है। आप मौके पर देखो जो ड्रेन व्यवस्था है जिसके अंदर जो शहर के बीचों बीच से गुजरती है, लेकिन उसकी सफाई ना होने के कारण अभी 4 दिन पहले जो 4 बूंदें आई हैं तो शहर का बुरा हाल हो गया, और जैसे बारिश का मौसम आएगा तो क्या हाल होगा आप सोच भी नहीं सकते। नरक का जीवन जिसको बोलते हैं, पानीपत एक नरक का। खबरों में बात करेंगे अब भिवानी की। भिवानी में विभिन्न जन संगठन, इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, किसान सभा अध्यक्ष संघ, जनवादी महिला समिति के कार्यकर्ताओं ने महम रोड पर बाबा रामदेव का बहिष्कार कर उन्हें काले झंडे दिखाए और विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। इन संगठनों की ओर से करण पुनिया और उनके साथी करतार ग्रेवाल, कामरेड ओम प्रकाश, मास्टर वजीर सिंह व संतोष के नेतृत्व में कार्यकर्ता महम रोड पर इकट्ठा हुए और रामदेव के खिलाफ जोरदार नारे भी लगाए और उनका देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने और तुरंत गिरफ्तार करने की भी मांग की। रामदेव भिवानी में महम रोड पर किसी कार्यक्रम में आए हुए थे। जो ही इन संगठनों के कार्यकर्ताओं को पता चला कि वो आए हैं तो तुरंत ही वो रामदेव का विरोध करने पहुंच गए। गौरतलब है कि हाल ही में एक वीडियो में रामदेव योग करते हुए डॉक्टर, अध्यापक और इंजीनियरों के खिलाफ बोलकर उनका मजाक उड़ा रहे थे। इससे लोगों में बाबा के खिलाफ तीव्र आक्रोश है। उसी का परिणाम है कि तुरंत लोग विरोध करने पहुंच गए। में राज्य प्रधान आज बाबा रामदेव जो एक लाला बन चुका है, जो ढोंगी बाबा है, उसके खिलाफ यहाँ पर आया हूँ और उनके खिलाफ हमने नारे लगाए हैं, काले झंडे दिखाए हैं। उसकी हर जगह जहाँ जहाँ हो जाएगा हमारे डॉक्टर्स और बाकी किसान और जिस वर्ग का उन्होंने अपमान किया है, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, सबका उसने अपमान किया है। गवर्नमेंट के टीकाकरण के विरुद्ध उसने टिप्पणी की है। गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसके विरुद्ध उसने टीकाकरण के लिए और उसके पॉलिसी के विरुद्ध में उन्होंने बातें बोली हैं। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। मैं डीसी से और एसपी से निवेदन करता हूं कि वो यहाँ आज भिवानी में घूम रहा है, उसको तुरंत। क्या आप लोगों की
देखिए, आज जो वीडियो आया है रामदेव की तरफ से, वो इंजीनियर को भी नकली बता रहा है, पायलट को भी नकली बता रहा है, डॉक्टर को भी नकली बता रहा है, अध्यापकों को भी नकली बता रहा है। इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है और देश में अंधविश्वास फैला रहा है और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है, यहाँ का प्रशासन उसकी सुरक्षा कर रहा है। इसलिए हम किसान सभा के लोग जनता के साथ हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि इस ढोंगी बाबा ने जो डॉक्टरों के बारे में बोला है, टीचर्स के बारे में बोला है, इंजीनियर के बारे में बोला है, तो इसके खिलाफ तुरंत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इसको अंदर किया जाए। अगर कोई और आदमी बोलता तो अभी तक ये सरकार उसको देशद्रोही घोषित करके अंदर कर देती। बाबा रामदेव बाबा का नाम है, लेकिन बाबा का कोई मतलब नहीं है। ये लाला बन चुका है, बड़ा कॉरपोरेट बन चुका है। और मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।